आज मैं BA थर्ड ईयर। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें मैं आपको द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करवाऊंगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्र संघ की एक कानूनी संस्था है। कानून से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर यह विचार करती है। राजनीतिक झगड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे देश जो न्यायालय के सदस्य हों, यदि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद कानूनी विवाद उपस्थित होने पर उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाएं भी किसी प्रश्न पर न्यायालय से परामर्श ले सकती हैं। व्यक्तिगत झगड़े इस अदालत में पेश नहीं किए जाते हैं। अनुच्छेद 94 आर्टिकल 94 के अनुसार प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य है कि वह न्यायालय के निर्णयों को ठीक तरह से पालन करे। यदि एक पक्ष पालन न करे तो दूसरे पक्ष को अधिकार है कि सुरक्षा परिषद का ध्यान इस कार्रवाई की ओर आकर्षित करे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान 70 अनुच्छेद में है। इसमें न्यायालय के अधिकार और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, कार्य संचालन, नियम आदि सभी आवश्यक बातें बताई गई हैं। न्यायालय का जो गठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की जो धारा है 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो गठन हुआ है, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की जो संख्या है 15 रखी गई है। न्यायाधीश अपने में से ही एक सभापति तथा एक उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद तथा महासभा के द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। न्यायाधीशों के चुनाव में किसी भी जाति भेद, रंग भेद, धर्म भेद के आधार पर न होकर योग्यता को आधार बनाया जाता है कि वह व्यक्ति अपने राष्ट्र में विधिवेत्ता के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विशेषज्ञ हो और न्यायाधीशों का नैतिक चरित्र होना चाहिए। ये योग्यताएं उस न्यायाधीश में व्यक्ति में होनी चाहिए। एक से अधिक न्यायाधीश एक राष्ट्र के नहीं हो। न्यायाधीशों को कोई राजनीतिक कार्य या अन्य कोई व्यवसाय करने की आज्ञा नहीं होती है। न्यायाधीशों का चुनाव करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि न्यायालय में संसार के सभी न्याय व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए। न्यायाधीशों का जो खर्च है, खर्च सदस्य देश देते हैं। खर्च का कितना हिस्सा किसको देना पड़ेगा, इसका निर्णय जो है महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में न्यायालय का बजट भी सम्मिलित रहता है और महासभा न्यायाधीशों तथा रजिस्ट्रार का वेतन निर्धारित करती है। न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा गया है: ऐच्छिक क्षेत्राधिकार और अनिवार्य क्षेत्राधिकार और परामर्श क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार वो होता है जिसमें उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिसमें न्यायालय के सम्मुख कोई राज्य विवाद लेकर आता है। अनिवार्य क्षेत्राधिकार वह होता है जिसमें किसी संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामले, किसी तथ्य का अस्तित्व, उसको सिद्ध करने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप और परिणाम हो, ऐसे मामलों को इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा जो है परामर्श क्षेत्राधिकार, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा परामर्श देने का कार्य किया जाता है। महासभा सुरक्षा परिषद भी किसी भी कानून प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श मांग सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग तथा विशेष अभिकरण भी इसके अधिकार क्षेत्र में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। परामर्श के लिए न्यायालय के सम्मुख लिखित रूप से प्रार्थना की जाती है और न्यायालय का परामर्श केवल परामर्श होता है जिसे मानने के लिए किसी भी संस्था को बाध्य नहीं किया जा सकता है।
इन क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत जो है न्यायालय जो है अपने न्यायिक निर्णय देता है। न्यायिक निर्णय के लिए जो गणपूर्ति की संख्या है जजों की वो है 9 रखी गई है। 5 स्थायी सदस्य जो है उस निर्णय पर सहमत होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, फिर भी इसने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया है। न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके पास वे शक्तियां व क्षेत्राधिकार नहीं हैं जो वास्तव में प्राप्त होनी चाहिए, फिर भी ये महान उद्देश्यों के लिए एक सरकार संस्था है। न्यायालय के कार्य संचालन में विभिन्न देशों तथा गुटों ने बाधा डाली है। राज्यों की अवहेलना और असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के कारण अधिक उपयोगी शक्तिशाली संस्था न्यायालय नहीं बन पाया है। अतिवादी प्रभुसत्ता विचार न्यायालय के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, इसका परित्याग करना होगा। न्यायालय के सम्मुख राज्य के वादी प्रतिवादी भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय